अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और ईद के बाद अपनी ज़िंदगी का एक दफ़ा फिर से बेहतरीन अंदाज में आगाज़ कर चुके हैं। बिल्कुल। और फ़हीम, ईद कैसी गुजरी आपकी? कितनी बारबेक्यू पार्टीज़ की, कितनी दावतें खाई? एक भी नहीं। एक भी नहीं? हाँ, एक भी बारबेक्यू गैदरिंग में मैं शामिल नहीं हो सका, मगर हाँ मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। मैं अपने पेरेंट्स के पास गया लाहौर, मैंने ड्राइव किया और अपने कुछ रिलेटिव्स से मिला, ससुराल शरीफ में वक्त दिया कुछ थोड़ा सा, तो फिर बहुत अच्छी ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी? बिल्कुल, मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ़हीम जो आपने यहाँ की कि आपने गैदरिंग्स अवॉइड की। मेरी भी यही कोशिश थी, क्योंकि हम आपको अपडेट भी करेंगे आज के प्रोग्राम के जो पहले हिस्से हैं कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से, जिसकी सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है। यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने आप से, अपने प्यारों से और उन सब की ज़िंदगियों से प्यार है तो खुदारा एहतियात का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs फॉलो करें। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई है वो वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी भी और अपने घर वालों की भी, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर जो है वो ख़तरनाक साबित हो रही है। कहा जा रहा है ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है ये पहले से ज़्यादा ताकतवर है और ख़तरनाक है। कल भी अगर हम देखें तो 45 अफराद कोरोना के बायस अपनी जान की बाजी हार गए और मुस्बत केसेस की जो शरह है वो भी 6.3% तक पहुँच गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने भी आज से नई पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। उसके मुताबिक इंडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग पे पाबंदी होगी। शादी हॉल्स को भी बंद कर दिया गया है और कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। जी हाँ, चंद रोज़ कबल ही एक अमरीकी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तान की कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो कोशिशें हैं उसको सराहा गया। न्यूजीलैंड और हांगकांग के साथ पाकिस्तान का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने बड़े एक आसान तरीके से कोविड की सारी सूरत हाल से अपने आप को जो है वो डील किया है और बिजनेस में सब वापस आ रहे हैं। मगर देखें, आपने कहा 6 पॉइंट समथिंग ये कोविड की का पॉजिटिव रेट है, हाँ। मगर ये डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में एंटायरली डिफरेंट है और इतनी तेज़ी के साथ इस वक्त जो है वो कोविड फैल रहा है। लोगों को फ्लू की और बुखार की शिकायत हो रही है। और एक और बड़ी अजीब बात है कि लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। वो टेस्ट अगर किसी को बुखार, नज़ला, खांसी भी होता है तो इतने महंगे टेस्ट हैं कि वो मतलब 5,000 प्लस जो है वो अगर किसी को अमाउंट पे करनी पड़ रही है, फैमिली में 4 मेंबर हैं, उसकी तो तनख्वाह से ज़्यादा जो है वो टेस्ट में चले जाएंगे। 6,000 के करीब। जी हाँ। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और बड़ी तकलीफ दे, तशवीश वाली बात यह है कि हमारे यहाँ इस ईद को लोगों ने गैदरिंग में तो गुजारा ही है, पिकनिक स्पॉट्स पे बहुत इन्होंने अपना वक्त गुजारा है। हमने देखा कि ट्रैफिक जैम रही और कई घंटे बल्कि 2-2 दिन ट्रैफिक जाम रही। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे और उस तरह कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना हमें हो सकता है अगर हमने अभी भी अपने आप को जो है वो सीधे रास्ते पे ना डाला तो। एक वक्फा आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो आपको हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे तारुफ करवाया जाएगा और इसी हवाले से हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की सबसे ख़तरनाक किस्म के हवाले से और इस चौथी लहर के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप नदीम साहब? अल्लाह का शुक्र,
ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाकई एक बड़ी ख़तरनाक किस्म है कोरोना वायरस की, और बड़ी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। अवाम किस तरह एहतियात कर रहे हैं, आपका अपना मुशाहिदा क्या है, और हुकूमती पैमाने पर अगर देखा जाए तो वो किस तरह एहतियात और SOPs पे अमल दरामद करवाया जा रहा है, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, इस बीमारी का इलाज है कि आप अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। अच्छा। और इम्यून सिस्टम को तबाह करती है स्ट्रेस, परेशानियां। आप कहीं पे भी जाएं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछें, वो कहते हैं जनाब स्ट्रेस ना लें। अच्छा। स्ट्रेस जो है आपको हार्ट पर कर सकती है, स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस से कई बीमारियां आती हैं और इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है। पाकिस्तान की सुबह शुरू होती है स्ट्रेस से और रात ख़त्म होती है स्ट्रेस से। उसकी वजह क्या है? हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जनाब फ़र्ज़ करें कि मैंने छुट्टियों में सोचा कि चलो शहर से दूर कहीं ऐसी आबादी में जाऊंगा जहाँ पे पुरसकून जगह, और मैंने इंतखाब किया कि जनाब मैं पाकिस्तान टूर के लिए जाऊंगा। मैं हाल ही में जब मैं गया नारान, तो ऐसा लग रहा था कि लाखों की तादाद में एक रेला था गाड़ियों का जो कि नारान की तरफ जा रहा था, और जहां मैंने कोई इंतजाम नहीं देखा, कोई इंतजामिया नहीं देखी, और लोग फंसे हुए थे 20-20 घंटे सड़कों के ऊपर, नारान की सड़कों के ऊपर 24 घंटे। वहाँ पेट्रोल की फरामी ख़त्म हो गई थी। वहाँ कोई मैंने पुलिस वाला नहीं देखा, ना मैंने कोई ऐसा अस्पताल देखा, ना कोई मैंने कोई टॉयलेट्स देखे, पब्लिक टॉयलेट्स। तो जो बात हम कहानी सुनते आते थे कि जनाब टूरिज्म बढ़ जाएगा, टूरिज्म के लिए हम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। जो मैंने 10 साल पहले झील सैफुल मुल्क का रास्ता देखा था, आज भी वैसे ही लगा मुझे। यानी कि ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कुछ तब्दीली आ गई है। जो होटलें थी उन्होंने मनमानी अपनी कीमतें शुरू कर दी थी। कोई उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंतजामी, मुझे ऐसा लग रहा था एक जंगल का राज है और उस जंगल के अंदर मैं आया हुआ हूँ, मगर कोई गाड़ियां तक के फंसी हुई थी। चले इस सफर को तय करते हुए जब हम आए, क्योंकि मैंने सोचा था स्ट्रेस लेवल कम होगा, बच्चे भी परेशान हो गए, हर कोई टेंशन में है कोविड-19 की वजह से, चलें बाहर निकलते हैं कि इस टेंशन को रिलीज करें। अब जब वापस आते हैं तो वही टेंशन, कहते हैं ना कि जनाब कोविड फैल गया। यह हकीकत है, कोविड एक हकीकत है, ये दुनिया तस्लीम कर चुकी है। मगर क्या कि अब हम मजीद और स्ट्रेस की तरफ आ रहे हैं। जनाब ये लॉकडाउन कर दो, वो लॉकडाउन कर दो, स्कूल बंद कर दो, हर चीज़ बंद 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 करके आदमी को क्या है, अगर आप एक कमरे में बंद कर देंगे बगैर किसी बीमारी के, तो बीमार नहीं भी होगा, बीमार हो जाएगा। सही सर, लेकिन जैसे आपने पब्लिक स्पॉट्स की, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात की, अगर वहाँ पर लोग जाएंगे तो सभी लोग निकल के जाएंगे, क्योंकि इतने सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। और आपने जिस तरह बताया कि इतनी बड़ी तादाद थी वहाँ पर लोगों की, इसी वजह से जो है ये लॉकडाउन पिछली दफ़ा भी ईद की छुट्टियों में नाफिज किया गया था। मेरे ख्याल है इस बार भी करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, जिसके बायस काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना हुआ है, हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सर, पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान में करीब 10 लाख के करीब कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 23,000 तकरीबन लोग इसके सबब मौत की नींद सो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा तबका है, लोग ऐसे हैं जो इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं सब ड्रामा है, वो हर जगह निकल के जा रहे हैं, बस यहाँ हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म किया वो निकल गए घूमने। तो सर, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उनको रोका जा सकता है? देखिए, कोविड-19 एक हकीकत है जी, मगर अब उससे जो शुरू में सब कौम ने एक मजाक बना लिया था, जब इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं है, तो एक जोक बन चुका है। मगर हकीकत यह है कि आपने घबराना नहीं होता है। क्योंकि आप किसी भी बीमारी में आप जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ अब हौसला ख़त्म हो रहा है अवाम का। कोविड-19 लगते ही लोग को एक खौफ सा आ जाता है। नहीं, मगर सर ये हमारे लोगों का मसला थोड़ी है, ये तो पूरी दुनिया का मसला है ना। और आप देखिए कि क्या पूरी दुनिया में लोग इसी तरह एहतियात कर रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में लोगों को डंडे के साथ ही मास्क लगवाना पड़ेगा? 2 साल हो गए हैं, लोगों ने अपने करीबी लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है इसी की वजह से। तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। फ़हीम, सारी दुनिया की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान
सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहा। और आपको पता है हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा सख्ती की थी, कर्फ्यू लगाया था, डंडे मारे थे, एक एक को रोक के गाड़ियों में देखा जाता था, चेक कर रहे। कहीं क्या हुआ इसका नतीजा? जितना सख्त लॉकडाउन किया उतना ही ज्यादा कोविड फैला। पाकिस्तान में क्या हुआ? कोविड नहीं फैला। उसकी वजह मैं आज आपको एक लॉजिक बता देता हूं। आपके पूरे मोहल्ले में अगर मैं सिर्फ एक दुकान खोल दूं, ठीक है, राशन की, तो तमाम मोहल्ला किधर जाएगा? उसी एक दुकान में जाएगा। और मैं तमाम जगहों पे आपको बोल दूं कि फ़हीम आपको रोटी सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलेगी, तो आप काम धंधा छोड़ के उसी 1 घंटे में जाएंगे। मगर अगर आपको मैं कह दूं 24 घंटा दुकान खुली है, आप फिक्र ना करें, तो शायद आप 9 बजे जाएंगी, ज़हरा 10 बजे जाएगी, मैं 1 बजे रात को चला जाऊंगा। यही था इमरान खान की कामयाबी स्मार्ट लॉकडाउन के। आप बंद ना करें, जितना आप बंद करते हैं, जितना आप सप्रेस कर देंगे, उतना आवाम जाती है उधर ही। आप कह दें जनाब कि मैंने बंद कर दिया सिर्फ 1 घंटे के लिए। सही सर, यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करें कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो अब तक 52 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं, और तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे हैं जो कि पहली डोज़ लगवा चुके हैं। सर, ये जो लोग सुस्ती कर रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने में, इस अमल को कैसे हम तेज़ कर सकते हैं? हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अब जो सफरी पाबंदियां हैं उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर डोमेस्टिक ट्रैवल भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सिम बंद करने के हवाले से भी बातचीत की जा रही है कि सिम्स भी बंद कर दी जाएंगी वो लोग जो कि वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। तो क्या डंडे के ज़ोर पर ही सिर्फ हम अपने आवाम को वैक्सीनेशन की तरफ भेज सकते हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, दुनिया भर के अंदर ये डंडे के ज़ोर वाले की वजह से एक बगावत के तौर पे आवाम निकल रही, चाहे वो फ्रांस हो या कहीं पर भी हो। और फिर वो एक ज़िद सा हो जाएगा कि मैंने वैक्सीन नहीं लगानी है। फिर हालात क्या है, मज़ीद और ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो हरकतें, हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड इज़ फॉलोइंग द ब्लाइंड, यानी अंग्रेज़ अगर अंधा है तो हम भी अंधे हो जाते हैं। हमें अक्ल व शऊर के साथ काम करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए जो लोग वैक्सीनेशन के बाद मरते हैं उसकी वजह क्या होती है। जनाब, टेस्ट कराया नहीं, मालूम पड़ा अंदरूनी 100 बीमारियां थी, उसके बाद आपने एक वैक्सीन लगाया, ओ मैं तो मरा ही जी, वैक्सीन देगा ना। वजह ये थी कि जनाब मुझे वैक्सीन लगा, मैं मर गया। वो आपने ये नहीं देखा आपको पहले से आपके लंग्स वीक थे, आपके लिवर प्रॉब्लम था, आपका किडनी प्रॉब्लम था, आपका हार्ट प्रॉब्लम था, 100 किस्म की बीमारी थी, एलर्जी से आप वैसे ही वो थे। आपने जो वैक्सीन लगाया और कहा जी मैं मरा वैक्सीन की वजह से, मेरे रिश्तेदार मरे वैक्सीन की वजह से। अब ये पहले तो ये वाज़े तौर पे कर दे कि जनाब वैक्सीन की वजह से कोई मरता नहीं है, मगर आप वैक्सीन लगाने का तरीका होता है। पहले आप मेडिकल चेकअप कराएं। आपने किसी ने मेडिकल चेकअप कराते हैं जनाब? नहीं जी, जनाब लाओ लगाओ टीका, अंदरूनी देखें आपके पास कितनी बीमारियां हैं। हम लोग चेकअप कराने ही नहीं जाते। अच्छा, मगर डॉक्टर पूछते हैं आपसे जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आपको कोई बुखार तो नहीं है, कोई किसी किस्म की कौन सी दवाएं ले रहे हैं आप, कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप, वो आपसे देखें। अब करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाना है, सबको टेस्ट करवाने तो नहीं भेज सकते आगे किसी और। जनाब, ये होता है कि अपने तौर पे इस आवाम को, पाकिस्तान को आज तक ये सेहत के बारे में तो बताया नहीं गया। ये तो अभी कोविड हो गया तो, वरना क्या हुआ जी, कैंसर हो गया लास्ट स्टेज पे, लोगों को पता ही नहीं होता। क्या हुआ जी, अचानक दिल का दौरा पड़ा, मर गया, लोगों को पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है। अच्छा, और डंडे के जोर पे ही ये काम करवाना पड़ेगा? ये देखें, या तो आप जबरदस्ती वाकई फिजिकली डंडा पकड़ के इनसे काम करवाएं, या फिर वो कह दिए कि आपको अगर एयर ट्रैवल करना है तो आपके पास जो है ना वो वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में इंडोर खाना खाना, मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई, मैं ईद के दिनों में एक दोस्त से मिला तो हम खाना खाने चले गए, और वहाँ पे उन्होंने हमें एंटर नहीं होने दिया। एक दूसरे दोस्त के पास वो कार्ड अवेलेबल नहीं था, और उन्होंने कहा कि आप SMS करके देखें, अगर वो सारी डिटेल्स उसके ऊपर आ जाएंगी, मगर अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो हम आपको जो है ना फूड सर्व करेंगे। तो मुझे खुशी हुई कि अगर उनमें से फ़र्ज़ करें किसी एक शख्स की अगर वैक्सीन ना हुई होती तो वो
पहली तरजीह के तौर पे जाके वैक्सीन लगवाता, क्योंकि यही एक तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। इवन खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, यहाँ पे आप मोबाइल पे आप दिखाते हैं कि यस ये देखें मैं वैक्सीनेटेड हूँ, ओके प्लीज वेलकम। फ़हीम, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोविड-19 से जो है ना आपने छुटकारा हासिल कर लिया। अब तक आपने नहीं लगवाई? ठीक है, नहीं जनाब मैंने लगवाई है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ का रिसर्च करता हूँ। लगाने से पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आपने मुझसे कहा था कि जी आपने लगाई, मैंने कहा नहीं। आपने कहा पढ़े लिखे आदमी नहीं लगा रहे हैं तो आप आम आवाम को क्या, कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। मैंने कहा फ़हीम मैं कोई भी चीज़ करता हूँ मैं रिसर्च ज़रूर करता हूँ कि उसकी क्या वजूहात है, कब मैं लगा सकता हूँ, कब मेरे लिए सही है, क्या मेरा बॉडी, मेरा इम्यून सिस्टम, हर चीज़ को। तो बड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने आज के प्रोग्राम में कहा कि वैक्सीन लगाने से मसला नहीं है और ना वैक्सीन से मौत होती है। मैं खुद वैक्सीन लगाया। क्यों? पहले मैंने तहकीकात की कि जनाब अगर मैं एक उम्र पे पहुंच चुका हूं तो उसके बाद मुझे लगाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार क्यों फौतगी हो रही। लोगों ने जो कहा कि जनाब मैंने लगाया था मर गया, मैंने उनसे पूछा जाके जनाब आपकी इससे पहले कोई बीमारियां थी? हाँ यार बुजुर्ग थे, बस आपको पता है बुजुर्गी में 100 बीमारी। मैंने कहा क्या आपने वो टेस्ट करा? डॉक्टर ने कहा यार डॉक्टर को हमने कहा हमारा बंदा बड़ा चंगा बना है, हंसता खेलता खाता है, मगर इस तरह टेस्ट नहीं होता। पहले आप जाएं टेस्ट कराएं कि जनाब मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर लेवल। पहले तो लगी ही बुजुर्गों को है और हार्ट पेशेंट्स और मतलब मसला हमारे यहाँ बुजुर्गों की केयर ही नहीं करते। देखिए मैंने लगाया ना, मैं भी एक 50 साल के आदमी हूँ। 50 साल के अंदर आदमी में 100 बीमारियां होती हैं। तो पहले मैंने चेकअप किया, फिर डॉक्टर को मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये मेरा ब्लड प्रेशर है, ये मेरा है, ये मेरी डॉक्टर की रिपोर्ट है, अब आप समझते हैं कि मैं लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ आपने बड़ी अच्छी सवाल किया कि जनाब हर आदमी से पूछा जाता है कि जनाब आप सही हो, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, मगर 100 बीमारियां, हम कैंसर के उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब लास्ट स्टेज होता है। हमारे यहाँ क्या करें इतने दुखी या तो परेशान, क्या करें बताएं? हमारे यहाँ सबसे पहले चीज है कि जनाब अवेयरनेस करें। ये जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू में किया गया था वो इसलिए मैं उसके फेवर में था, सिंध गवर्नमेंट ने किया, बहुत अच्छा किया। तो वो सिर्फ लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि अवेयरनेस पैदा करें। ये नहीं कि आप लगातार बस उसको एक अपना एक ऐसा लगता है कि एक मजहब का हिस्सा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, मगर आपको अक्ल शऊर के साथ काम करना है। हमें आज जो लॉकडाउन की लोग तारीफ कर रहे हैं कि जनाब स्मार्ट लॉकडाउन, अमेरिका तारीफ कर रहा है, यूरोप कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। सही। आप अच्छा दोबारा मिस्टेक कर रहे हैं लॉकडाउन लगा के, जो हिंदुस्तान ने किया, स्पेन ने किया, मुख्तलिफ जितना लॉकडाउन सख्त होगा, आज आप प्रोग्राम को, रिकॉर्डेड प्रोग्राम हमेशा याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर लें, कोविड ज्यादा फैलेगा। ठीक हो नहीं सर, हमने पास्ट में यही देखा है कि जब जब लॉकडाउन लगा है उससे कोविड का जो रेशो है उसमें कमी आई है, और जब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है उसके बाद ही केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड चलता आ रहा है। और सर अभी जो सिंध हुकूमत हमेशा से लॉकडाउन के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट उसने फ़ैसले लिए हैं, आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद जो बिजनेसमैन है, ताजिर बरादरी है या शादी हॉल्स मालिकान है, वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम 2% या 1% पे पहुंच गए थे। उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं था। ये जो बीमारी वापस आई है दुनिया भर के अंदर, ये 4th वेव आई है, और हम जब लोगों को कह रहे हैं, दुनिया कह रही है एयरपोर्ट्स बंद कर दे, हम कह रहे हैं आए बिस्मिल्लाह जी आए, ए मेरा भाई है जी, भाई नू लेके आओ, सबको लेके आओ जी, सब एयरपोर्टों पे कोई वो नहीं रहा। तो वो उस वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से या लॉकडाउन खोलने की वजह से नहीं है। देखिए आज भी ताजिर क्या कह रहा है, आप लोगों को परेशान कर दें, मैं आपको बताता हूँ जनाब, आप हफ्ते में आप खुद पर्सनली या जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा जनाब 1 घंटे के लिए दुकान खुली है, अब आपने अपनी फैमिली, अपने वालिद साहब के लिए लेके आना है ना खाने की चीज़, क्या करोगी? काम धंधा छोड़ के जाओगी उसी टाइम पे, सब उसी टाइम पे रश इकट्ठा हो जाएंगे, और आप ये समझते हैं कि उसके बाद क्या कोरोना छुट्टी पर है? लॉकडाउन के बाद क्या हमने उसको बांध दिया? मैं समझ गया आपके पॉइंट से। थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब, आप तशरीफ लाए। और ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी हमें अगर कार्ड दिखाना ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है,
तो ट्रेन के ज़रिए भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं और जो बाय रोड जो है ना एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन के कार्ड का होना ज़रूरी है। खैर, वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरा साथ दे रही हैं ज़हरा रज़ा, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम एक नहायत अहम मसले के हवाले से बात करेंगे, सफाई के हवाले से बात करेंगे। सफाई के बारे में हम सभी परेशान रहते हैं और एक दूसरे से शिकायत भी बहुत सारी किया करते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा है, वैसा है, यहाँ सफाई नहीं है, ये देखें, फलाने ममालिक में देखें। बदकिस्मती से इन ईद के दिनों में हमने जो वीडियोस देखी और उससे मेरा तो बड़ा दिल दुखा, और ख़ास तौर पे शहर कराची की वीडियोस थी, वो कुछ के बड़े पॉश इलाकों की, जहाँ सड़कों पे आलाइशों के ढेर लगे हुए थे। क्या अवाम को सी तरबियत की ज़रूरत है, या हमारे हुक्मरानों को या बाइख्तियार जो लोग हैं उनको किसी ख़ास तरबियत की ज़रूरत है? तब जाके हम इस मसले से निमट सकते हैं। ये आलाइशों का मामला तो सिर्फ ईद के दिनों का है, उसके अलावा कचरे के पहाड़ नज़र आते हैं, ऐसे इलाके मौजूद हैं कि हम कब निकलेंगे इस कचरे के दौर से और कैसे ये सारे हालात बेहतर होंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी सर, ईद हर साल ही आती है और हर साल ईद के बाद हम यही रो रहे होते हैं कि सड़कों पर आलाइशें पड़ी हुई हैं, ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, फिर मानसून का भी सीज़न है, बारिशें भी हो रही हैं। सर, ये ताफुन इससे फैलता है, ये क्या, कहाँ फॉल्ट है, आप क्या समझते हैं? क्या इदारे बिल्कुल नाकाम हैं, या हम जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है, वो हम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है कि सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है जी, और कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी है, और सफाई के हवाले से हमारे नबी का इरशाद है। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए एक मोतबर हैसियत रखती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं कि ये ज़िम्मेदार कौन है, तो उसमें किसी एक साइड को ज़िम्मेदार हम करार नहीं दे सकते। उसमें हमारे जो यूज़र हैं, जो पब्लिक साइड पे लोग हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, जो गवर्नमेंट साइड के ऊपर हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। मसलन अगर हम एज ए नेशन बात करें या अपने गली मोहल्ले की हद तक बात करें, तो हम भी तो जो इस कुर्बानी के स्पेसिफिक अगर पर्सपेक्टिव में बात की जाए, तो हम भी तो कुर्बानी की और उसकी जो आलाइशें वगैरह निकाल के रोड के बिल्कुल बीचों बीच फेंक देते हैं। सड़क पे फेंकना तो ये तो हमारा ही कसूर है। अब ये फॉल्ट जो है ना, ये चीज़ किसी गवर्नमेंट का फॉल्ट तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने आपसे ये कहा है कि जी आप अपने घर के सामने रख दें या एक फ़लानी जगह पे डंप कर दें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना बहुत बड़ा मसला है। तो सबसे पहले तो आवाम को खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है कि हमने कुर्बानी करके साफ साफ गोश्त सिर्फ घर नहीं लेके जाना, जो उसकी वजह से जो ताफुन और बीमारियां फैलने का अंदेशा है, भाई और कुछ नहीं होता तो वो खाली वाली खड्डा करके उसमें दबा दें, या नंबर ऑफ़ अदर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर अपनी मदद आपके तहत भी करना, ऑल दो कि इसमें स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग टैक्स देते हैं और सारी उस टैक्स एक एक चीज़ का टैक्स होता है। म्यूनसिपल टैक्स हमारा अलग है, टाउन टैक्स अलग है, बिजली के बिल के ऊपर अलग देते हैं, क्या मतलब सारी की सारी चीज़ें तो हम पे कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनके ऑपोजिट सहूलियात की बात आती है तो वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होती, और वहाँ हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमने किसको मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराना है। तो देखिए, मल्टी डायमेंशनल टास्क है इसमें। जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी बात करें ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कोई सिंध गवर्नमेंट को सर गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, वो तो जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो हम तो कहते हैं जनाब सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, मगर जानवर, इतना महंगा जानवर लेके आना, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको और ज़्यादा हिम्मत दे, हम अल्लाह की राह में माल कुर्बान करें। भाई घर के बाहर जानवर बांधा, कुर्बानी हुई, आपने आलाइशों का जिक्र तो कर लिया, जो उसने गोबर किया, जो उसने गंद फैलाया जानवर ने, उसको साफ करना, ये कुर्बानी के
किसी खाते में नहीं आता। वो अभी भी उसी तरह ही लोगों के घरों के बाहर जो है ना वो ताफुन फैल रहा है, मक्खियाँ और बुरे हाल। वो तो आवाम को खुद ही करना है ना, कि उसके लिए भी हुकूमत वो टैक्स देते हैं हम, तो वो वज़ीर आला सिंध साहब आएंगे और आगे वो उठाएंगे। नहीं देखें, गलियाँ वगैरह जो साफ़ करना है उसूलन अगर देखा जाए तो गलियां वगैरह सफाई तो हुकूमत की जिम्मेदारी ना, बाकायदा स्वीपर दरवाजे के सामने जो गंद डाला है वो तो हम खुद करेंगे ना। नहीं, दरवाजे के सामने गली हो गई ना, दरवाजे के सामने जो है वो गली है। अब गली को साफ करना जो है वो देखें ना, उसूलन तो अगर मैंने साफ करना है फिर मुझसे टैक्स ना लो ना आप। मुझसे टैक्स किस बात का आप ले रहे हो? टाउन टैक्स, म्यूनसिपैलिटी टैक्स आप देते हैं ना, वो किस चीज़ का होता है? अच्छा, वो इसी चीज़ का तो होता है कि भाई बाकायदा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में एक ज़माने में स्वीपर्स हुआ करते थे, पूरे के पूरे इलाके और मोहल्लों में वो अलॉटेड थे और वो डेली उनको उनका गलियाँ साफ़ करना काम था। ये आजकल नज़र नहीं आ रहा ना, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का जो बजट की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनके जो एक्सपेंडिचर साइड है बजट की, उसमें 50% से ऊपर सिर्फ सैलरीज और पेंशन का खर्चा है। जो टोटल बजट है उसकी जो डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक करंट एक्सपेंडिचर होता है। तो घर के अंदर वाला गंद साफ कर लें, करंट एक्सपेंडिचर है उसमें से 50% प्लस ऑन सैलरीज है। ये सैलरीज सारी गोस्ट एम्प्लॉइज को जा रही हैं भाई। आप कह रहे हैं मैं खुद ही साफ करूं, मैं नहीं, घर के अंदर वाला कर लें या वो वेट करें उसका? घर के अंदर वाला तो खुद करेंगे, वो कर लें, तो थोड़ा सा दरवाजा खोल देंगे, 150 देंगे, वो भी करवा देंगे बजट। हाँ, अगर हम खुद करते हैं अपनी मदद आपके तहत पूरे, वो तो हमने रखे हुए यार गली मोहल्ले, मतलब पूरे अपनी गली का चौकीदार भी हमने सिक्योरिटी वाला खुद अपनी उसके ऊपर रखा हुआ है। अब स्वीपर भी हम अपना रख लेंगे, सब कुछ अपना रख लेंगे, तो ये तो फिर थोड़ी सी ज्यादती वाली बात हो जाएगी। सही, एक वक्फा आ गया सर, ज्यादती से याद आया, तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अकमल चौधरी साहब, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं शहर कराची के हवाले से। जो सड़कों पर एक आलाइशों का ढेर मौजूद है। ईद के बाद, ईद तो हम सब ने मना ली, कुर्बानी भी कर ली, उसके बाद दावतें भी कर ली, बारबेक्यू पार्टीज़ भी कर ली, लेकिन आज भी सड़कों पर और गलियों पर, मैदानों में जानवरों की आलाइशों का एक ढेर मौजूद है, जो कि ताफुन का बायस भी बन रहा है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, बोर्ड की बात की जाए, तो मैनेजमेंट कहाँ है इसमें? क्योंकि ईद तो हर साल आती है और अगर पहले से प्लानिंग हो, जो ये ढेर है आलाइशें उठाने का, अगर इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, तो आप नहीं समझते कि इस पे काबू पाया जा सकता है? कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हर साल कुर्बानी होती है और हम एक फरीज़े की अदायगी करने के लिए अपना जो आधा ईमान है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं। देखिए, इस हवाले से पिछले सालों में ये देखा गया है कि हमारा चूँकि सारा जो बल्दियाती निज़ाम है वो एडहॉकिज़म के ऊपर चल रहा है, कोई सिस्टम तो है नहीं। तो जो आप प्लानिंग की बात कर रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, एडहॉकिज़म के जी अभी थोड़ी कुर्बानी आई तो जी उसके लिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ करवा ली और उसके ऑर्डर करवा लिए, या MNA ने MPA ने ऑर्डर करके अपने इलाके में कर ली, ठीक है ना। इस तरीके से एडहॉकिज़म के ऊपर बहरहाल पिछले दिनों में हो जाता था कि ट्रैक्टर ट्राली सुजुकी वुजुकियाँ करवा दी और वो आलाइशें गलियों मोहल्लों से इकट्ठा करके और एक आध किसी जगह पर जमा कर देते तो फिर वहाँ से चले जाते। इस मरतबा जो है ना वो उसका भी बहरान नज़र आया। तो बुनियादी वजह जो है ना उसकी ये है कि हम लोग एडहॉकिज़म के ऊपर चल रहे हैं। हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनका काम नहीं है करना। हम सिंध गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, MNA MPA से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये उनका काम नहीं है करने का, ये बेसिकली काम है बल्दियाती इदारों के करने का। कराची मेट्रोपॉलिटन, अगर कराची की बात करें तो KMC का काम है। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पे हैदराबाद की अलग अथॉरिटी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, सखर और थ्रू आउट द कंट्री ये सारे हैं। इन लोगों का काम होता है ये बैठ के पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नक्काशी का निज़ाम होगा, पानी का निज़ाम क्या होगा, बिजली का निज़ाम क्या होगा। वो एक पूरी बाकायदा प्लानिंग के तहत चीज़ें हो रही होती हैं। मगर सर ये सारे इदारे तो नाकाम नज़र आ रहे हैं ना इस गंदगी के बाद। तो आप कहेंगे वाज़ेह तौर पे इन्होंने काम नहीं किया है, उनको सुपरसीड किया जा रहा है, वो पोलिटिसाइज हुए में। बेसिकली आप देखें ना, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया या KDA हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह और ये वो सब जो है ना वो आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो रही हैं।
तो अब जाहिर है वो फिर जब इस तरह सियासी भर्तियाँ होंगी और इसके साथ साथ जो है वो घोस्ट एम्प्लॉइज़ वगैरह होंगे तो काम भी नहीं होंगे। इस हवाले से आप सोच भी नहीं सकती हैं कि वाटर बोर्ड में या दूसरे जो हमारे ये कराची से रिलेटेड और इदारे हैं, KDA हो गया, इसमें इतने सारे घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको घर बैठे तनख्वाहें मिल रही हैं, आधी उनको मिल रही हैं, आधी जो इसको मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को उनको मिल रही है और काम कुछ नहीं हो रहा। सर ये किस तरह सारा बेहतरी की तरफ आ सकता है, इस बारे में बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, आपको और आपकी तमाम टीम को, मैडम जोहरा को ईद मुबारक जो भी गुजरी है। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या कहेंगे? वसीम भाई, दो बातें छोटी छोटी करूंगा, चंद सेकंड ज्यादा चाहिए। आज से 30-35 साल पहले जब कुर्बानी हुआ करती थी तो हम लोग खड्डा खोद लिया करते थे आगे। उस वक्त ये फ्लैट सिस्टम नहीं रहा, तो अनाइश वगैरह खून वगैरह सारे खड्डे हम लोग दबा दिया करते थे। ठीक है। तो गंदगी नहीं होती थी। और जब कभी कोई हुकूमत गलती से वो अच्छा काम कर ले, जैसे गुलिस्तान जौहर में 90% अनाइशें उठा ली गई थी हाथ के हाथ। मैं मशवरा देना चाहता हूँ, अगर फी अनाइश 200 रुपए मुकर्रर कर दिया जाए और प्राइवेट गाड़ियों को इजाजत दी जाए तो आप यकीन करें बेरोजगारों का भी फायदा होगा और आपको किसी जगह अनाइश का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बस ये है कि गाड़ी भी उनकी होगी, वर्कर भी उनके होंगे। 200 रुपए आप फीस मुकर्रर कर दें। बल्कि आप चेक करें, मार्केट में नकली अलाइशें आ जाएंगी 200 रुपए लेने के लिए। ये है फहीम भाई मेरे दिल में बात जो आपसे कही, और इम्तियाज पाकिस्तानी का मैसेज है। और आबाद रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपकी कॉल का। देखो जरा, 200 रुपया मिलेगा अलाइश जमा करांदा, फौरन खुद घर तक छोड़ के आएंगे। नहीं, वो ऑप्शन तो अवेलेबल है ना। वो तो कराची के अवाम या वैसे भी कर रहे हैं। 200 रुपये नहीं, 500 रुपये फी घर दे रहा है, सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, फिर 500 रुपये फी घर दे रहा है, सफाई भी हो रही है। तो ये मतलब कोई नई बात तो नहीं है। ये तो मैं भी आपसे कह रहा था कि ये खड्डा डाल के उसमें या दफन कर लें या जो है वो 200 रुपये फी घर डालें, तो वो तो एक ऑप्शन अवेलेबल है ही है ना। इवन मेरे ख्याल में तो वो ख़ुद भी उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उसमें से भी चर्बी वर्बी और उसमें से काम की चीज़ें निकलती हैं, तो उस चक्कर में वो ख़ुद भी बाज़ औक़ात उठा के ले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हमारा और आपका बुनियादी सवाल है कि हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो फिर हम किस लिए दे रहे हैं? क्या वो हम ये प्रोटोकॉल्स के लिए दे रहे हैं कि ये मिनिस्टर्स हजरात जो हैं या जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर 22 ग्रेड के और 21 ग्रेड की ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनको जो है ना वो पीछे 4-4 गाड़ियाँ मोबाइल की प्रोटोकॉल के लिए दें? ये हमारे टैक्स का पैसा इसलिए इस्तेमाल। ठीक है, तो जो फेलियर है, क्या हम सवाल कर सकते हैं? तो किससे सवाल कर सकते हैं? सवाल किसी से भी नहीं करना है। आप जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, ज़ातियात से बालातर होकर, कौमियत से बालातर होकर, तासुब से बालातर होकर, मेरिट के ऊपर। ये तो हर दौर में ऐसा रहा है। ये मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, मतलब जमात इस्लामी, MQM, सबके दौर में हर जगह पे इसी तरह गंद पड़ा रहा है। किसको वोट दे? फिर इसका सोल्यूशन अगर सर उसकी तरफ जाएं तो क्या होना चाहिए? आप नहीं समझते कि सर अलग कोई ऐसी जगह हो, स्लॉटर हाउसेस बना दिए जाएं जहां पर वहां पर कुर्बानी हो और प्रॉपर जो वो आपको काट कर दें और फिर आप घरों तक लेके जाएं? घरों में क्यों करते हैं? लास्ट ईयर भी तो कुर्बानी हुई थी कोरोना के बायस, तो सब ने स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानी की थी और हमने देखा था कि कोई ऐसा ताफुन नहीं फैल रहा था। ये देखें, बहुत एक अच्छा आइडिया है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इवन सऊदी अरबिया वगैरह में आज के दौरान यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई गली में ज़बह कर रहा होता है, वही की जगह पे स्लॉटर हाउस में वो होते हैं। अगर ये भी इवन गवर्नमेंट के लिए अच्छी सजेशन ये है कि जी गवर्नमेंट हर ज़िले में 2, 4, 8, 10 जो है ना वो स्लॉटर हाउस बना ले। और इवन मैं बताऊं आपको, इससे इतनी बचत हो जाएगी कि आप सोच रहे, क्योंकि कसाई को ढूंढना भी जो है ना एक मसला है आम आदमी को लिए, जो कुर्बानी कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए कसाईयों को ढूंढना भी एक मसला है। और कसाई भी बड़े अपने रेट, हाँ, वो अच्छे खासे काम सीख रहे होते हैं आपके माल पे, इतने महंगे माल पे। एग्जैक्टली। और उनकी कटाई में भी वो गोश्त का वो बुरा हाल करते हैं कि वो मेरे ख्याल में खाने वाला तो होता नहीं, वो टका टक टका टक करके वो हड्डियों का चूरा वूरा बना देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ख़ास तौर पे मैं खुद भी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये
सिंध गवर्नमेंट को भी ये सिफारिश पेश करूंगा कि ये इस तरह के स्लॉटर हाउसेस हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4, 5, 10 बना दें। उनको अंदाज़ा हो जाता होगा कि जी इस डिस्ट्रिक्ट में कितने जानवर आते हैं, आप बना दें और वहाँ पे एक नॉमिनल से चार्जेस रखें और वहीं पे आप जो है ना ये सारा मैनेज करके उनको उनके हिसाब का गोश्त दे दें। तो उससे असल में अगर हम ये करेंगे कि जी डायरेक्ट मंडी से लाए और स्लॉटर हाउस में ले आए तो वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि हमारी एक नेचर कुछ ऐसी बिल्ड हो चुकी है कि जब तक हम गली मोहल्ले में वो घुमाएं ना, दूसरों को दिखाएं ना कि इतना बड़ा जानवर है, फेसबुक पे सेल्फियाँ ना लगाएं और इस तरह के वो ना करें तो उस वक्त तक हमारे को भी सुकून नहीं मिलता। तो अगर हम डायरेक्ट वहाँ से स्लॉटर हाउस का सिस्टम करेंगे तो शायद उसके ऊपर इतनी एप्रिसिएशन ना आए। ये हो सकता है कि जी ईद वाले दिन या एक टोकन सिस्टम मिल जाए और उसके जरिए जो है ना वो टाइम मिल जाए कि जी आपका इतने बजे आप आएँ और अपना जानवर ले आएँ और इतने बजे आप उसका गोश्त बना के ले जाएं। तो अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या इवन उससे भी नीचे के लेवल के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो ये बचत हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, उससे वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाएगी और बिल्कुल कचरे का भी सफाई। बिल्कुल आपने सही कहा सर, मजीद बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो एक मुश्किल पेश आई है ईद के फ़ौरन बाद। मुख्तलिफ शहरों में गंदगी के ढेर हैं। अच्छा, ये जो गंदगी के ढेर हैं, जो ताफुन जो फैल रहा है, इससे यकीनी तौर पर बीमारियाँ भी फैलेंगी और इन बीमारियों से कैसे निपटा जाएगा? हमें ऑलरेडी पूरी कौम को एक कोरोना जैसी वबा का सामना है और इतना मतलब इतनी सख्ती करने के बावजूद हम उस हवाले से एहतियात नहीं कर पाए हैं। तो ये कचरे वगैरह ये तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। इसको आप ज़रा अपनी नज़र से देखें, कैसे देखते हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आलाइशें हो गई या इसी तरीके से जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो हमारे यहाँ में निकलता है और बारिशों का जिस तरीके से इस वक्त सीज़न चल रहा है तो उसमें मक्खियों के भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बहुतात होती है। डेंगू के भी जो है ना वो असरात बढ़ जाते हैं, ज़ाहिर है पानी जो। तो ये जो वेदर है ना, वेदर चेंज और फिर फ्लू वगैरह और हैज़ा, डायरिया, ये बड़ी कॉमन सी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। और ये मौसम भी ऐसा है, कुछ हालात भी इस तरीके के चल रहे हैं कि जिसमें बीमारियों का अंदेशा बेतहाशा है और बहुत ज़्यादा है। उसमें अगेन यही जो है ना वो पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई को जो निस्फ ईमान जो कहा गया है वो बिला वजह नहीं कहा गया, उसके पीछे भी एक सब्सटेंस है। तो ज़ाहिर है आप सफाई रखेंगे तो ये इतनी सारी बीमारियां जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए हैं कि डेंगू हो गया या मलेरिया की बीमारी हो गई, सीज़न चेंज की वजह से अगर फ्लू वगैरह की का बढ़ना हो गया या आलाइशों की वजह से कोई और बीमारियाँ फैल रही हैं। कोविड आप देखें उसके केसेस जो हैं वो आज फिर एक मरतबा 3,500-4,500 को जो है ना वो टच कर गए हैं। और ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया का जो है वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कराची में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो पब्लिक शुड नॉट टेक इट ईजी और बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें सफाई का। देखें कहीं हमें तो हमारे मज़हब ने तो वैसे भी सिखाया हुआ था हाथ धोने हैं और नमाज की वजह से 5 मरतबा इंसान हाथ धो लेता था और सब चीज़ें करता था। इसी तरीके से वो मास्क वगैरह के हवाले से आप रिलीजियसली देखें तो हमारी गाइडेंस तो पहले से ये चल रही थी, लेकिन अब साइंटिफिकली भी और इस बीमारी की वजह से भी ये चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ रही हैं। मेरे ख्याल में अब कोई वजह बचती नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को ना करें। तो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द डिसीज़ तो ये रिड्यूस हो जाएंगे मोर देन 50% अगर हम खुद जो है ना पर्सनली जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपने घर की हद तक करेंगे, अपने मोहल्ले की हद तक करेंगे तो भी काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, शिकवा आपका करना चाहिए, जैसे अभी मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है या जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी है, लेकिन अब अगर वो नहीं पूरी कर रहे तो हम क्या करें, बैठे रहें या उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये वो कुछ ना कुछ है जो हमने करना है और उसमें से कई तो ऐसे जो हमारे ऊपर बाइंडिंग है जो हमने करना ही करना है। और सफाई हमने रखनी ही लाखों रुपए का जानवर खरीदते हैं, हजारों रुपए का साई को देते हैं। तो थोड़े बहुत हम ये इसके ऊपर भी थोड़ी मेहनत कर लें। सफाई वाले को भी 500 रुपए सफाई वाले को, उससे ये होगा कि चलो जब तक जो है ना वो जो जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग जब तक गैरत करेंगे सो करेंगे, तब तक जो है ना वो हम तो अपने माहौल को ठीक कराएं ना। अब जब
जब हमने चौकीदार रख लिए हैं अपने और बाकी सारे काम हम खुद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक सफाई वफाई के हवाले से भी अगर हम खुद भी कर लेंगे तो शायद यही देख के जो है ना वो गवर्नमेंट को या जो भी जो इसके करता धरता है उनको थोड़ा सा अकल आ जाए कि हम क्या करें, क्योंकि ले दे के मकाफात अमल है, अल्टीमेटली सफ़र तो वो भी करेंगे, क्योंकि हराम जो है ना वो बहरहाल जचता नहीं है किसी को भी, और वो किसी न किसी हिले बहाने से निकल जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है तो समझे वो एक किस्म का हराम कर रहे हैं। तो जब इस चीज़ों को कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो भी पे ऑफ कर देगा। दुनिया हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, इस हवाले से हुक्मरानों के नाम सिर्फ एक पैगाम है, एक रिक्वेस्ट है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको आप थोड़ी सी खुद मुख्तारी दें और उनको जो है ना वो ज़िम्मेदार बनाएं, अपने ऊपर हर किस्म की जो है ना वो टोपियाँ ना लें या ताकि हर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, बल्कि आप खुद पब्लिक को एजुकेट करें कि ये हमारा काम नहीं है, ये आपके ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो भी आपके इलाके से मुंतखब शुदा बल्दियाती नुमाइंदे, इन्होंने ये KDA को चलाना है, इन्होंने KMC को चलाना है, इन्होंने वाटर बोर्ड को चलाना है। अब अगर वो नहीं चलाएंगे तो इनके ऊपर बात भी नहीं आएगी, वो खुद उनको पकड़ के छितर मारेंगे जो उनके गली मोहल्ले वाले होंगे। अब MNA MPA को तो पकड़ना ही बहुत मुश्किल है, और पकड़ भी लिया तो उसके पीछे प्रोटोकॉल होता है, तो उसके साथ तो कोई फड्डा कर भी नहीं सकता। MNA साहब इस्लामाबाद होते हैं। अब हमारे इलाके का अगर मोहल्ले का होगा तो उसको तो 15 मोहल्ले वाले जमा के चल भाई आ रहा, उसको और कुछ नहीं तो 6-7 गालियाँ दे के आ जाएंगे, तो कर क्या रहा है, सफाई तो करवा यार। तो उससे बहुत हद तक चीज़ें जो है वो डाइवर्सिफाई होंगी और डिसेंट्रलाइज होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन आजकल वैसे भी कॉमन है, तो इसको मेरे ख्याल में चीज़ों को बल्दियाती जो इदारे हैं उनको फ़ाल करना चाहिए, उनमें जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए और उनको एक्टिवेट करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। वरना ये एडॉक बेसिस के ऊपर कभी फेडरल गवर्नमेंट अपना जो है ना वो प्लान लेके आ जाएगी, कभी सिंध गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, तो वो तो सारे फंड्स को ठिकाने लगाने के तरीके हैं, वो काम करने के तरीके मेरे ख्याल में तो नहीं है। यानी बल्दियाती इदारे जो हैं आपने बोला उनको इख्तियारात देने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इसके अलावा हुकूमत की तो हमने बात कर ली, अब आवाम का भी इसमें रोल है, हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, जैसे हम अपनी सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, वैसे ही हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी गली मोहल्लों की भी सफाई रखें, एटलीस्ट हमारी वजह से कोई गंद वहाँ पर ना फैला हो। तो सर ये जो आवाम है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को भी यही मैसेज है कि आवाम जो है ना वो बिल्कुल जिस तरीके से अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती है, तो हम अगर अपने घर के सामने या मोहल्ले को भी साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में मसाइल हल हो जाएंगे। हम भी कोशिश क्या करते हैं कि जी वो कचरा वचरा भी घर का जमा किया और खिड़की ने टड़ाक बाहर मारा, वो जाके या बराबर में कोई खाली प्लाट है तो वहाँ गिरता है, या कोई खाली ग्राउंड है तो वहाँ जाके गिराते हैं, और कुछ नहीं है तो गली के बीचों बीच गिरा देते हैं। तो ये वाली रविश जो है वो आवाम को भी बदलनी पड़ेगी कि जिस तरीके से घर की या अपनी सफाई करते हैं उसी तरीके से आप कम से कम अपनी गली की हद तक भी सफाई कर लें, तो भी जो है ना वो काफ़ी सारे मसले मसाइल जो हैं वो इसकी वजह से हल हो जाएंगे और आपका शहर और मोहल्ला जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। सर, प्राइवेट सेक्टर से कोई हेल्प ली जा सकती है मतलब इस सफाई के मसले को हल करने के लिए? देखें, इसमें आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, बहुत कामयाब तजर्बा चल रहा है, और ये अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी किया जाए जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल है तो उससे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक तो ये है कि थोड़ा सा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें थोड़ी सी काम करने की विल होती है, उनका थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिकल स्टाइल नहीं होता और चीज़ों को वो लोग बड़ा डिफरेंटली और टेक्निकली देख रहे होते हैं। रादर देन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका आपको पता है क्या हाल है कि नीचे क्लर्क से लेके और ऊपर 20-21-22 ग्रेड तक वो तो सारे बादशाह होते हैं। आके अगर मतलब वो क्लर्क भी आके बैठा तो सुबह आके उसने कंप्यूटर पर लगाया हुआ और गेम खेल रहा होगा, पीछे लाइन लगी होगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस टाइप की जो ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स हैं उसमें जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाती है और चीज़ों में पॉजिटिवनेस आ जाती है। और काफ़ी जगहों के ऊपर देखा गया है, ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे इकदाम किए हैं, काफ़ी ऐसे शोबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जैसे कुछ स्कूल वगैरह थे वो दिए, तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हॉस्पिटल्स का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हॉस्पिटल्स जो हैं आप NIBD में ये जिना हॉस्पिटल का आप देख लें, SIUT का आप देख लें, इसी तरह से वहाँ पे
ये लीवर का जो इन्होंने बनाया है खैरपुर में, तो हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडस हॉस्पिटल बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, हाँ इंडस हॉस्पिटल है, किरण हॉस्पिटल, तो ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हैं। इसी तरीके से अगर हम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इवन अगर हम ये सड़कों का निज़ाम हो गया, वो सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कर देंगे तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। क्योंकि अभी भी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैं बात बताऊँ कि हो ये रहा है कि सड़कें वड़कें जो है ना, हमारी एक सड़क 6-6 मरतबा बन जाती है, तो इससे भी जान छूट जाएगी। सर वो भी इसलिए बनती है ना, कच्ची सड़कें इसलिए बनती हैं कि अगर ये टूटेंगी नहीं तो नई कैसे बनेंगी, नए फंड्स कैसे आएंगे। फंड्स को खैर ये वाकई पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मामला बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से देखना चाहिए, आवाम को भी अपने घर को साफ रखना चाहिए। हम सारे अपने अपने घर के बाहर सफाई रखें तो पूरा मुल्क साफ हो सकता है, ये भी चीज़ हमें ज़हन में रखनी है। फ़हीम अब्बास को सर आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़हीम अब्बास को ज़ारा रज़ा को दें इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।